आज की क्लास में हम समझेंगे कि अच्छा कैसे लिखें, प्रभावी कैसे लिखें, बेहतर कैसे लिखें। ज़्यादातर लोगों के सामने समस्या यह होती है कि वह समझ तो लेते हैं विषय को या जान तो लेते हैं, लेकिन जब लिखने और बोलने की बारी आती है तो अटकने लगते हैं। बोलना कैसे है उस बात को या लिखना कैसे है उस बात को, इसको लेकर तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आज हम लेखन कौशल के जो महत्वपूर्ण आयाम है या यूं कह लें कि वे कौन कौन से सूत्र हैं, जिन सूत्रों को हम समझकर हम यह जान पाएंगे कि अच्छा कैसे हम लिख सकते हैं। चाहे वह अच्छा लिखना परीक्षा में उत्तर लिखना हो या निबंध लिखना हो, कोई लेख लिखना हो, कोई कहानी हो या कुछ भी लिखना हो, तो वह लिखना कैसे बेहतर हो, कैसे अच्छा हो, इस पे हम बातचीत करेंगे। इससे कुछ टूल्स हैं, कुछ 2-4 महत्वपूर्ण टूल्स हैं। उन टूल्स को अगर हम समझ लेते हैं और उसे अगर अपने जीवन में हम शामिल कर लेते हैं तो निस्संदेह हम अच्छा लिख सकेंगे। तो इस क्रम में जो सबसे पहला बिंदु है वह है विचारों की स्पष्टता। हम क्या लिखना चाहते हैं या हम क्या बोलना चाहते हैं, वह विचार हमारे भीतर बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। आप देखेंगे कि अगर आप खुद स्पष्ट नहीं हैं कि आप कहना क्या चाहते हैं या आप लिखना क्या चाहते हैं, तो लिखते हुए या बोलते हुए आपकी बात या आपने जो कुछ भी लिखा है वह क्या होगा, बिखरा बिखरा सा होगा। उसमें वह मूल तत्व या वह मूल भाव या वह मूल तथ्य नहीं आ सकेगा जो आप कहना चाहते हैं। तो जरूरी यह है कि जिस भी विषय पे आप लिखना चाह रहे हैं, चाहे वह प्रश्न का उत्तर लिखना चाह रहे हैं, चाहे आप कोई भी सृजनात्मक लेखन करना चाह रहे हैं, विचारों की स्पष्टता आपके भीतर पहले से होनी चाहिए कि आपको यह लिखना है, यह कहना है। ठीक है, इसे एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाऊं कि बहुत आसान काम है। जैसे मैं आपको कहूं कि आपको रोज रात को सोते समय डायरी लिखना चाहिए। ठीक है, तो डायरी लिखने के लिए आप मुझसे पूछेंगे कि क्या लिखें, तो मैं आपको यह कह सकता हूं कि सुबह से लेकर शाम तक, रात को सोने तक आपके जीवन में क्या क्या घटनाक्रम हुआ, क्या अच्छी बात आज की रही, अगर कोई अप्रिय बात रही तो वह भी सही, आपने आज पूरे दिन क्या क्या महसूस किया, आप उसे लिखें। अब यहाँ देखें कि इसको लिखते हुए आप ज्यादा दुविधा की स्थिति में नहीं आएंगे, क्योंकि विचार बिल्कुल स्पष्ट है। आपको मालूम है कि आपको सुबह से लेकर शाम तक के घटनाक्रम को क्या करना है, लिखना है। तो विचारों की स्पष्टता जब तक नहीं होगी तब तक आप अच्छा नहीं लिख सकेंगे। तो तय कर लें कि आपको लिखना क्या है और फिर उसको आप लिखें या फिर आप बोलें। ठीक है, इस पक्ष में लेखन कौशल का जो दूसरा महत्वपूर्ण चरण है वह है अच्छी भाषा। अब आपके पास विचार तो है, लेकिन अगर आपकी भाषा अच्छी नहीं है, आप गलत बोलते हैं या गलत लिखते हैं, व्याकरण के नियमों का आपको ज्ञान नहीं है, शब्द प्रयोग कैसे होंगे, कारक के चिन्ह प्रयोग कैसे होंगे, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ध्यान कैसे रखा जाना है, अगर ये गड़बड़ी है तो भी आप अच्छा नहीं लिख सकेंगे। तो व्याकरण का ज्ञान भी आपको होना चाहिए, मोटे तौर पे कम से कम, कि आप वाक्य कैसे अच्छा बना सकें, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ध्यान आप कैसे रख सकें। पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि लिंग निर्णय कैसे करें। अच्छी हिंदी बोलने के लिए, अच्छी हिंदी लिखने के लिए लिंग संबंधी ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदी में प्रत्येक शब्द का क्या है, अपना अपना एक लिंग है। उसी हिसाब से क्रिया बनती है। जैसे कि मैं कहूं कि मैंने पत्र लिखा और मैं ही कहूंगा कि मैंने चिट्ठी लिखी, मैंने उपन्यास पढ़ा, मैंने कहानी पढ़ी। तो मैं ही हूं, लेकिन उपन्यास पढ़ा और कहानी पढ़ी, क्योंकि उपन्यास पुल्लिंग है और कहानी स्त्रीलिंग है। तो जो बारीकियां हैं, भाषा की बारीकियां, उन भाषा की बारीकियों का हमें ज्ञान होना चाहिए, तब जाकर सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। स्पष्ट विचार हो और अच्छी भाषा हो, तो स्पष्ट विचार और अच्छी भाषा दोनों मिलकर आपके लेखन कौशल को क्या करते हैं, समृद्ध करते हैं। अच्छी भाषा बनानी कैसी है, क्या करना चाहिए इसके लिए, किताबें पढ़ें, पत्र पत्रिकाएं पढ़ें, और किताबों को पढ़ते हुए आप वाक्य कैसे बनाया गया है, कहाँ कोमा का प्रयोग क्या किया गया है, कहाँ दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है, कहाँ पूर्ण विराम आया है, इन सब बातों पर भी आपको ध्यान देते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए। और जब आप इस तरह की बारीकियों को ध्यान देते हुए पढ़ते हैं कुछ, तो धीरे धीरे वो आपके मस्तिष्क में और आपके व्यवहार में वो चीजें क्या होने लगती है, शामिल होने लगती है। तो भाषा, अच्छी भाषा का होना बहुत जरूरी है अच्छा लिखने के लिए। और चूंकि यह भी भाषा का ही हिस्सा, लेकिन फिर भी तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है सही शब्दों का चयन। आप जानते हैं कि आप पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं ना,
विलोम शब्द पढ़ते हैं, तो पर्यायवाची शब्द में क्या होता है, एक ही शब्द के अर्थ देने वाले अन्य भी शब्द होते हैं। तो सामान्यतः हम क्या करते हैं, बोलने या लिखने में यह भारी भूल करते हैं कि शब्दों के चयन को लेकर के हमारी सतर्कता जो है वह मुफीद नहीं होती या अच्छी नहीं होती। हम बिना ध्यान दिए अनावश्यक ढंग से शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं और उससे क्या होता है, भाषा का सौंदर्य भी नष्ट होता है और सही शब्द भी हम प्रयोग नहीं कर पाते। एक छोटा सा उदाहरण आपको मैं देता हूं, आप इस स्थिति को थोड़े और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। मैंने बोर्ड पे दो शब्द लिखे हैं, एक है भागना और दूसरा है दौड़ना। भागना और दौड़ने में बुनियादी फर्क है, लेकिन सामान्यतः क्या करते हैं, हम एक ही अर्थ में दोनों का भी प्रयोग करते हैं। भागना दरअसल एक मानसिक स्थिति का चित्रण है जहां हम डर से, आशंका से या भय से तेज गति से क्या करते हैं, भागते हैं या तेज गति से जाते हैं। कभी आपने सुना है शेर आया दौड़ो? नहीं सुना है। क्या सुना है? शेर आया भागो। तो भागना क्या है, एक मानसिक स्थिति है जिसमें हम कोई भय या आशंका की स्थिति में इस शब्द का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जबकि दौड़ना तेज गति से चलना होता है, कहीं जल्दी पहुंचना हो, शीघ्र गति से पहुंचना हो तो हम दौड़ना शब्द का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। दौड़ कर जाओ वह सामान लेकर आओ, लेकिन कई बार हम यह भी कहते हैं भाग कर जाओ वह सामान लेकर के आओ, कहते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, यहां गलती करते हैं। दौड़ना जल्दी काम करने के संबंध में प्रयोग किया जाने वाला शब्द है, जबकि भागना डर या आशंका की स्थिति को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। भागना उस मानसिक स्थिति का भी चित्रण करता है जिससे हम कभी किसी काम से जी चुरा रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि वह काम से क्या कर रहा है, भाग रहा है, काम से भागता है। कह देते हैं कि शिव कुमार काम से भागता है, यानी कि वह काम से क्या करता है, जी चुराता है। ठीक है ना, काम में उसका मन नहीं लगता है। क्या हम कभी ऐसा कहेंगे कि शिव कुमार काम से दौड़ता है? नहीं कहेंगे ना। तो देखिए अर्थ बदल गया कि नहीं दोनों का। ऐसे हिंदी में कितने ही शब्द हैं, अन्य भाषाओं में भी होंगे, कि जिनके प्रयोग की सावधानियों पे हमें काम करना चाहिए और हमें जानना चाहिए कि कौन सा शब्द किस विशेष अर्थबोध या मानसिक परिस्थिति के लिए क्या किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है। आगे बात समझ में। तो अच्छा लिखने के लिए शब्दों का सही चयन कैसे करें यह जरूरी होता है। अंत में मैं बताऊंगा कि शब्द का चयन या शब्दों के सही प्रयोग के लिए क्या करना चाहिए आपको। तीसरी जो बारीकी है या जो तीसरा बिंदु है वह है सही वाक्य बनाना। शब्द से क्या होते हैं, वाक्य बनते हैं। वाक्य हमेशा कोशिश करनी चाहिए आपको कि वाक्य बिल्कुल स्पष्ट हो, उलझे हुए ना हो और छोटे वाक्य हो। जब तक कि बहुत आवश्यकता ना पड़े तब तक बहुत लंबे वाक्य को नहीं लिखना चाहिए। लंबे वाक्यों में क्या होते हैं, विचारों के उलझ जाने की संभावना ज्यादा होती है। उसी बात को जो लंबे वाक्य में जो बात कही जानी है, उसी बात को अगर हम छोटे छोटे वाक्यों में तोड़कर 2 वाक्य में या 3 वाक्य में कहते हैं तो हमारा लेखन क्या होगा, प्रभावशाली भी होगा और स्पष्ट होगा। सामान्यतः बड़े वाक्यों का या लंबे वाक्यों का प्रयोग साहित्यिक रचना में होता है, जब कोई गूढ़ दार्शनिक बात हो, कोई गहरी बात हो, कोई संश्लिष्ट भाव हो, तो उन भावों को प्रस्तुत करने के लिए लंबे वाक्य आते हैं। ठीक है, लेकिन आप अगर परीक्षा में प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं या कोई रचना ही लिख रहे हैं तो प्रयास यह करें कि छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करें, सरल वाक्यों का प्रयोग करें, ताकि कोई भी व्यक्ति आसानी से क्या कर सके, आपकी बात को समझ सके कि आप उसमें कहना क्या चाह रहे हैं। और वाक्यों में एक और बड़ी बात कि प्रवाह होना चाहिए। पीछे जो बात कही गई है अगले वाक्य में उस बात का इस बात से संबंध होना चाहिए। नहीं तो एक मामा की बात कर रहा है और एक चाचा की बात कर रहा है, ऐसे वाक्य क्या होते हैं, अर्थ की गंभीरता को या अर्थ की प्राणवत्ता को हमारे सामने प्रस्तुत नहीं कर पाते। दूसरी समस्या क्या है कि जब कोई व्यक्ति सामने बोल रहा होता है तब तो उसकी भाव भंगिमा, चेहरा, हाव भाव सब कुछ हमारे सामने होता है, लेकिन जब लिखा हुआ हमारे सामने हो तो वह व्यक्ति नहीं होता है, सिर्फ उसके वाक्य होते हैं, उसके शब्द होते हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर आपके वाक्य सरल नहीं होंगे, संप्रेषणीय नहीं होंगे, तो आप जो कहना चाहते हैं वह ठीक ढंग से पढ़ने वाले को प्रभावित नहीं कर सकेगा। तो हमेशा सरल वाक्यों का प्रयोग करें, सुगठित वाक्यों का प्रयोग करें और
कोशिश करें कि एक ही बात को जो आप लंबे वाक्य में कहना चाहते हैं उसे तोड़ तोड़ कर लिखने का प्रयास करें। यह भी लेखन कौशल का एक महत्वपूर्ण आयाम माना जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। चौथी कड़ी अच्छा लिखने की दिशा में कि आपको मुहावरों का, लोकोक्तियों का ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको कविताएं आती हैं वह भी बहुत अच्छी बात है, शेरो शायरी आती है वह भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोकोक्तियां और मुहावरे भाषा को क्या करते हैं, प्रभावी बनाते हैं। याद करिए मैक्सिम गोर्की की बात को, क्या कहा है, शब्द अगर उंगलियां हैं तो मुहावरे क्या है, घूसा है, जिनका प्रभाव पढ़ने वाले के ऊपर क्या है, ज्यादा पड़ता है। ठीक है, एक छोटा सा उदाहरण देखिए, कोई कहे कि यह तो काम मेरे लिए बहुत आसान है, एक बात हो गई, और फिर कोई कहे कि यह तो मेरे बाएं हाथ का कहते हैं ना, तो बाएं हाथ का खेल है जब हम कहते हैं तो क्या है, उसमें एक गहरा विश्वास और एक गहरा अर्थबोध प्रतिध्वनित होता है। तो मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा सुंदर होती है, दुरुस्त होती है, प्रभावशाली होती है, पढ़ने वाला प्रभावित होता है आपसे। और आवश्यकता पड़ने पे अगर आप कविताओं का, शेरो शायरी का भी प्रयोग करते हैं तो यह भी बहुत सुंदर माना जाएगा आपकी भाषा को प्रभावी बनाने के लिए। जैसे कि मान लीजिए आप स्वतंत्रता दिवस पर कोई लेख लिख रहे हैं, ठीक है, उससे संबंधित किसी कवि की कोई कविता आपने उस लेख में प्रस्तुत कर दिया, कोई शायरी आपने प्रस्तुत कर दी, तो जाहिर सी बात है पढ़ने वाले के ऊपर उसका प्रभाव क्या होगा, गहराई से पढ़ सकेगा। तो लिखते समय आप मुहावरों का प्रयोग कर सकें, लोकोक्तियों का प्रयोग कर सकें, कविताओं और शेरो शायरी का भी प्रयोग कर सकें, तो यह भी एक अच्छा लेखन माना जाता है और प्रभावी लेखन माना जाता है। लेकिन इसमें सावधानी यह बरतनी चाहिए कि मुहावरे और लोकोक्तियों का जो प्रयोग कर रहे हैं वह विषय से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अब हसुआ की शादी हो रही है और आप खुरपी का गीत गाने लगे। हसुआ खुरपी समझते हैं ना, खेतों में काम करने के औजार होते हैं। हसुआ से घास काटते हैं और खुरपी से जमीन को कुरेदते हैं। ये ठीक वैसे ही है, ठीक है, कि आप लेख लिख रहे हैं स्वतंत्रता के ऊपर और कविता और शायरी आप डाल रहे हैं प्यार के ऊपर, तो कोई अर्थ है दोनों का एक दूसरे से, कोई जुड़ाव नहीं। तो कविता और शायरी या मुहावरे और लोकोक्तियां जब भी आप प्रयोग करें तो जो विषय, जिस विषय पे आप बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, उससे वह विषय क्या होना चाहिए, जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बारीकियां हैं, कुछ सूत्र हैं, जिन सूत्रों को आप आत्मसात करके अच्छी हिंदी लिख सकते हैं, अच्छा प्रश्न का उत्तर परीक्षा में लिख सकते हैं और अपने व्यक्तित्व में एक स्पष्टता ला सकते हैं। आपके व्यक्तित्व की स्पष्टता आपकी भाषा में क्या होगी, धीरे धीरे झलकने लगेगी। अब सवाल यह है कि इसके लिए करें तो करें क्या, बता तो दिया मैंने, लेकिन अब करना क्या चाहिए। तो एक दो बातें हैं जिसे आप सब विद्यार्थियों को निश्चित रूप से जिसका पालन करना चाहिए। ठीक है, इस दिशा में जो पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा वह है निरंतर लिखने का अभ्यास करना। बिना अभ्यास के कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ सिद्धांत के तौर पे आप यह जान लें कि शब्द प्रयोग करने चाहिए, वाक्य बनाने चाहिए, लेकिन व्यवहार में अगर आप करके ना देखें, आप भूल ना करें, अपनी कमियों का आपको पता ना चले, तो आप अच्छा नहीं लिख पाएंगे। इसलिए पहली कसौटी ही यही है कि निरंतर प्रतिदिन लिखने का अभ्यास करना चाहिए। और मैं अपने प्रत्येक विद्यार्थी को कहता हूं और आपसे भी कह रहा हूं, पहले भी कई बार कह चुका हूं कि और कुछ ना सही तो प्रतिदिन डायरी अवश्य लिखें। आप प्रतिदिन की डायरी लिखने से आपको बहुत सारा फायदा होगा। आप जब डायरी लिखेंगे रात को सोने से पहले, तो दिन भर का जो घटनाक्रम है उस घटनाक्रम को आप एक स्मृति के साइकिल में, एक चक्र में याद करने का प्रयास करेंगे। और जो कुछ भी घटा है, जो कुछ भी हुआ है, जब उसे आप लिखेंगे तो आपको लगेगा कि सोचने में और लिखने में कितना फर्क हो जाता है। और धीरे धीरे इसी प्रक्रिया को जब आप अपनाएंगे, गलतियां करेंगे, वाक्य खराब होंगे, शब्द गलत हो सकता है, लेकिन इस प्रक्रिया में आप में धीरे धीरे परिष्कार आएगा, धीरे धीरे सुधार आएगा और अभ्यास से आप अच्छा लिख सकते हैं। सीधे परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर ना लिखें, नोट्स बनाएं, विषय से संबंधित छोटे छोटे नोट्स बनाएं, छोटे छोटे वाक्यों में, छोटे छोटे पैराग्राफ में। इससे क्या होगा, आपकी समझ भी बढ़ेगी और लिखने का तरीका भी आपका धीरे धीरे क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। दो बातें निश्चित रूप से इसमें करें, डायरी लिखें, नोट्स बनाएं। इसके अलावा दूसरा जो महत्वपूर्ण आयाम मैं मानता हूं लेखन कौशल को दुरुस्त करने के लिए, वह है पढ़ना। अच्छी किताबें पढ़ें, उपन्यास पढ़ें, कहानियां पढ़ें, पत्र पत्रिकाएं पढ़ें
और पढ़ते हुए लेखन की बारीकियों को ध्यान से देखते हुए चलें कि लेखक ने कहाँ कॉमा का प्रयोग किया है, कहाँ पूर्ण विराम आया है, कैसे वाक्य बनाए हैं। अब मैं निर्मल वर्मा के किसी उपन्यास को पढ़ रहा था तो मुझे एक उनकी लाइन कितनी अच्छी लगी। कोई दृश्य बता रहे हैं वो, और मुझे ठीक से याद नहीं वह कौन सा दृश्य है, लेकिन उस दृश्य में बस इतना वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब दोपहर का समय बीत रहा था और शाम ढल रही थी। तो उन्होंने उसका जिक्र किया है कि मैंने देखा कि सूरज की धूप पहाड़ों की पीठ सहलाते हुए नीचे उतर रही थी। वाक्य देखिए कितना सुंदर है कि नहीं है? पता चल रहा है ना, पहाड़ों की पीठ सहलाते हुए धूप का उतरना क्या है? शाम का होना है कि नहीं है? नहीं तो अंतिम चोटी तक धूप दिखाई देती है ना, फिर धीरे धीरे वो नीचे उतरती है। तो जब आप पढ़ते हैं ना तो आपके अंदर एक सेंस डेवलप होता है, विकसित होता है कि बातों को कितने अच्छे तरीके से कहा जा सकता है, कितने अच्छे तरीके से लिखा जा सकता है। तो पठनीयता का गुण विद्यार्थियों में निश्चित रूप से होना चाहिए। ठीक है, कम से कम आप 50-100 उपन्यास पढ़ें, 2 कविताएं पढ़ें, नाटक पढ़ें, निबंध पढ़ें। इससे क्या होगा, आपकी भाषा दुरुस्त होगी और संभव है कि आप बहुत अच्छा लिखने लगे। अगर आप अभ्यास करते हैं प्रतिदिन लिखने का और उसके साथ साथ अगर आप पढ़ते हैं तो ये सोने पे सुहागे जैसी बात होगी। यकीनन आपकी भाषा बहुत शानदार होगी और हो सकता है कि आप में से कोई अच्छा कहानी लिखने लग जाए, आप में से कोई अच्छी कविता लिखने लग जाए, आप में से कोई अच्छा निबंध लिखने लग जाए। क्योंकि उस प्रक्रिया में जब आप आएंगे, लिखने और पढ़ने की प्रक्रिया में, तो संभव है कि आपके भीतर की एक प्रतिभा जिसे आप अब तक पहचान नहीं पाए थे, संभव है कि आप उसे पहचान लेंगे। तो लिखना और साथ साथ अच्छी किताबें पढ़ना। अंतिम बात इस कड़ी में मैं बताना चाहूंगा कि अपने पास एक अच्छा शब्दकोश रखें आप, डिक्शनरी, हिंदी की भी और अंग्रेजी की भी, और डिक्शनरी को भी पढ़ें आप। कई बार आप जो शब्द आपको आते हैं किताब में पढ़ते हुए, जब आप किताब पढ़ें और कोई ऐसा शब्द आए जिसके बारे में आपको मालूम न हो, तो उस शब्द का अर्थ आप डिक्शनरी में जाकर के देखिए। इससे उस शब्द के बारे में, उस शब्द के प्रयोग के बारे में भी आपको पता चलेगा और उस शब्द का अर्थ भी आपको पता चल जाएगा। और यूं ही जब कभी भी आपको ऐसे समय मिले तो रोज 1-2 शब्द पलट करके आप देख लें डिक्शनरी में कि उसका अर्थ क्या है, वह शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, इसका प्रयोग कैसे किया जाएगा। तो इन 2-3 बातों का ध्यान रख के आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं और अपने लेखन कौशल को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। चाहे आप साहित्यिक सृजन भी करना चाहें तो साहित्यिक सृजन में भी ये सारी चीजें आपको बहुत काम आने वाली है। ठीक है, आगे की क्लास में मैं एक दिन आपको बताऊंगा कि पढ़ते कैसे हैं, पढ़ना कैसे चाहिए। पढ़ते तो आप सब हैं, लेकिन पढ़ने का सही तरीका क्या हो, ये मैं आप लोगों को आगे की क्लास में बताऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया?